Algio, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज अपने हिंदी में जो एक टॉपिक है वाक्य शुद्धि, अपने वाक्य शुद्धि पर बात करेंगे कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है। जो वाक्य में अशुद्धियाँ हो सकती हैं वो अगर उनको कैसे सुधारा जाए, उस पर आज चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि वाक्य विचार, उसमें भी हमने वाक्य विचार में अर्थ के आधार तक पढ़ा था और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर हमने नहीं पढ़ा था। आज मैं आपको वाक्य शुद्धि विशेषकर इसलिए लेकर के चला हूँ क्योंकि जो आपके अभी जीडी एग्जाम है उसमें भी सबसे पहले नज़दीक में यही है, उसमें वाक्य शुद्धि नाम का एक टॉपिक है, तो उसको लेकर के अपने चल रहे हैं। तो जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान दें कि वाक्य शुद्धि है और वाक्य विचार उसमें जो दे रखा है वो अर्थ के आधार तक ही दे रखा है। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर वहाँ भेद है उसका नहीं दे रखा, और मैंने प्रीवियस एग्जाम में पेपर उसके देखे हैं तो उस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए नहीं है। जैसे ही वाक्य शुद्धि होगा तो उसका अर्थ के आधार पर करवाया हुआ है और उसके बाद में अपने संरचना तथा प्रयोग के आधार पर भी करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था वाक्य के अंग पढ़े, वाक्य के तत्व अवयव पढ़े, वाक्य के भाग पढ़े, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, और उद्देश्य का विस्तारक किसे कहते हैं या फिर विधेय का विस्तारक किसे कहते हैं। और फिर अर्थ के आधार पर हमने 8 भेद उसके पढ़े थे। आज अपने वाक्य शुद्धि पर बात करेंगे कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है और क्या प्रयोग न करें तो हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ मैंने बोर्ड पर नियम लिख रखे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि उनको एक बार लिख करके पढ़ेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अब देखो, वाक्य शुद्धि में ध्यान रखने योग्य बातें, आपको इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। जो ये माइनर गलतियां होती है ये नहीं करनी है अपने को। विभक्ति चिन्हों का प्रयोग केवल विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग से मतलब यह है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का जो प्रयोग केवल सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। अब अपने क्या करते हैं, इसका मतलब ये है जैसे हम यहां लिखते हैं ना, राम ने फल खाया, ये वाक्य शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? अगर इसको ऐसे करते ना, राम ने फल खाया, अपने को पता ही नहीं चलता कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। ये जो विभक्ति चिन्ह लगा रखा है ना, इसकी वजह से ये क्या हो गया, वाक्य अशुद्ध हो गया। तो सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि ये जो विभक्ति चिन्ह जो आता है, यहां लिख रखा है केवल, केवल लिखा है मैंने, केवल सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। ये जो विभक्ति चिन्ह है इसका प्रयोग केवल किसके साथ किया जाएगा, सर्वनाम शब्दों के साथ। जैसे हम है, हम ने फल, अब ये अलग है ये अलग है, हमने फल खाया। अब ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि हम जो है ये सर्वनाम है और राम संज्ञा है। अगर संज्ञा के साथ आप क्या करोगे, विभक्ति चिन्ह लगा दोगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और ये किसके साथ आएगा, केवल लिखा ना यहाँ, केवल किसके साथ, केवल सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। किसका प्रयोग, विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ यदि 2 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है, यही अगर
ये जो विभक्ति चिन्ह है, इस प्रकार के अगर दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाएगा। जैसे उसने या उसको, उसको फल खाना चाहिए। अब यहां तो क्या है, ये को एक है, अगर यही दो होते तो एक तो आता इसके साथ, जैसे यहां लग रखा है, दूसरा जो विभक्ति चिन्ह आता है वो अलग से आता है, समझ में। तो एक विभक्ति चिन्ह आता है तब तो क्या लगाया जाता है, उसके साथ लगाया जाता है, और दूसरा विभक्ति चिन्ह अगर आता है तो उसको अलग लिखा जाता है। इसका मैं यहाँ जगह नहीं है, आगे लिख दूंगा कि इस प्रकार का वाक्य होगा तो उसमें वो होगा। पूर्वकालिक, फिर देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय। आपको जब मैंने क्रिया करवाई थी, क्रिया हमने किया था क्लास में, तब मैंने बताया था कि पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगाया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगाया जाता है, तो ये कर प्रत्यय लगा करके पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। जैसे वह खाकर चला गया, वह दूध पीकर सो गया, तो ये कर जो है प्रत्यय को क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाता है। अगर इसको जैसे यहां हमने लिख दिया पी कर, तो ये दो अलग अलग हो गई बातें। इसको कैसे लिखना है अपने को, पी कर, यानी राम दूध पी कर। ये पीकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया बन गई, और ये पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगाया जाता है कर प्रत्यय, ठीक है। आया। फिर है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है माता पिता, ये जो शब्द है इसमें द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास जैसे ही होगा तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। ये जो चिन्ह है ना, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये योजक चिन्ह होता है। ये माता पिता के बीच में क्या आएगा, जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, ये दो चीज है, दाल अलग है रोटी अलग है, लेकिन इसमें द्वंद्व समास है। और जैसे ही द्वंद्व समास होगा, दाल और रोटी, माता और पिता, तो ये क्या कर रहा है, योजक चिन्ह दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे हवा पानी, हवा पानी, बीच में क्या आया, गरम ठंडा, ये बीच में जो चिन्ह आ रहा है ये योजक चिन्ह है। तो द्वंद्व समास में जैसे ही अगर कोई वाक्य लिखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। अगर योजक चिन्ह आप नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब वाक्य क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। तो चीज समझ में आ गई आपको कि विभक्ति चिन्हों के प्रयोग केवल सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाएगा, और सर्वनाम शब्दों के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो एक उसके साथ आएगा, एक दूसरा अलग से आएगा। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगाया जाता है, और द्वंद्व समास में पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये तो हो गई हमारी वाक्य में ध्यान रखने। अगर इतना ध्यान रखते हो तो भी वाक्य इनसे संबंधित दे देगा, तो उसमें अपने को गलती नहीं करनी है। ये चार चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लें। तो आपने लिख लिया होगा कि नंबर 1 विभक्ति चिन्ह वाला लिखना है, नंबर 2 सर्वनाम शब्द वाला लिखना है, नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया कर प्रत्यय को साथ वाला लिखना है, और फिर द्वंद्व समास वाला। तो ये एक बार आप लिख लो, 1 मिनट के लिए मैं खड़ा हूं, आप लिख लीजिए, सभी अपनी कॉपी में एक बार लिखें। फिर अपने बात करेंगे वाक्य शुद्धि जो है उसमें किस किस प्रकार की अशुद्धियां और हो सकती है। तो ये आपने अगर लिख लिया तो मैं आगे चलूं, ठीक है, आप लिख लीजिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। नंबर 1 तो लिख लिया होगा आपने, जैसे साथ साथ में लिखते जाना, साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है।
अगर साफ दिखाई तो दे रहे हैं ना, आप कमेंट करके जरूर बता दें। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कमेंट करें ताकि इसको कल से सुधार करेंगे। हाँ, अब वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, तो आप कुछ चीजें हैं उनको साथ साथ में लिखते जाएं ताकि फिर मैं उनके वाक्य आपको एक साथ लिखवा दूंगा। पहले इनको लिख लें कि किस प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। नंबर 1, अशुद्धियां होने के कारण। वाक्य में अशुद्धियां लिखो। वाक्य में अशुद्धियां होने का कारण। किस कारण से वाक्य में अशुद्धि हो जाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। क्या क्या हो सकती है देखें। नंबर 1, संज्ञा से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। अगर आप बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हो तो अशुद्धि हो सकती है। एक बार लिख लो इनको, बाद में मैं इनको समझा दूंगा। संज्ञा से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। संज्ञा सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। सर्वनाम से संबंधित हो सकती है। विशेषण से संबंधित हो सकती है। विशेषण से संबंधित हो सकती है। और नंबर 4 जो आपका है वो क्रिया, क्रिया से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। नंबर 5 जो आप लिख रहे हैं वो लिखो, दिखाई दे रहा है ना इधर, बताना मुझे। विशेषण, क्रिया और फिर आप लिंग से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। लिंग को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लिंग से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। फिर वचन से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। वचन, वचन से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। पदक्रम, फिर आपकी हो सकती है पदक्रम, साथ साथ में लिख लें। पदक्रम, पदक्रम से संबंधित, संबंधित अशुद्धि हो सकती है। पदक्रम से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। और उसके बाद आप चाहो तो लिख सकते हो, वचन हो गया, पदक्रम संबंधित होगी, और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति से संबंधित, से संबंधित, पुनरुक्ति से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। और इधर जो आपका है हो सकती है जी किससे संबंधित, आवश्यक पदों के लोप, आवश्यक पदों के लोप के कारण भी कारण हो सकती है। और फिर आप ध्यान दें, आपकी हो सकती है अनावश्यक पद, अनावश्यक पदों के प्रयोग के कारण, अनावश्यक पदों के प्रयोग के कारण अशुद्धियां हो सकती है। ये ध्यान रखना है। अनावश्यक पदों के प्रयोग के कारण अशुद्धि भी हो सकती है। तो अब ये ध्यान दें, मुख्यतः ये होती है आपकी। एक और लिख लें आप चाहे तो, लिखें किस कारण से। अगर आपने विराम चिन्हों का प्रयोग ढंग से नहीं किया, ढंग से नहीं किया, तो भी अशुद्धि हो सकती है।
अशुद्धि हो सकती है। विराम चिन्हों का प्रयोग ढंग से नहीं किया ना तो आपकी क्या हो सकती है, अशुद्धि हो सकती है। तो ध्यान रखना है, संज्ञा के कारण हो सकती है, सर्वनाम के कारण हो सकती है, विशेषण के कारण हो सकती है। इनको कैसे अशुद्धि हो सकती है, जैसे जहां संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए था हमने सर्वनाम का कर दिया, जहां सर्वनाम का करना चाहिए था संज्ञा का कर दिया, विशेषण का कर दिया, विशेषण का कई बार प्रयोग ही नहीं करते हैं, या क्रिया विशेषण का प्रयोग कर देते हैं, या क्रिया का कहाँ लिखनी है, किस क्रम से लिखनी है उससे संबंधित हो सकती है, लिंग से संबंधित हो सकती हैं, ठीक है ना। पुल्लिंग के साथ में विशेषण कैसा लगाना है, या सर्वनाम के साथ में किस प्रकार का लिंग लगाना है, वचन से संबंधित एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं या बहुवचन को एक वचन में लिख देते हैं। पद क्रम से, पद क्रम पहले कर्ता आता है जैसे, उसके बाद क्रम आता है, उसके बाद क्रिया आती है, तो कई बार हम क्रम को पहले समझ लेते हैं या लिख देते हैं वाक्य में, और वो वाक्य जो देता है उसमें भी वो पद क्रम की गलती कर देता है और हमसे पूछता है कि किस प्रकार की है, तो पद क्रम से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। पुनरुक्ति, कई बार एक शब्द को बार बार रिपीट कर देते हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करना चाहिए सर्वनाम, तो उसने क्या है कि बार बार संज्ञा को प्रयुक्त, तो पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि हो सकती है। अनावश्यक पदों का लोप कर, आवश्यक पदों का क्या लिखा है, आवश्यक पदों का लोप कर देते हैं, जो पद आना चाहिए उसको हम लिखते ही नहीं तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और अनावश्यक पदों के प्रयोग के कारण, जो पद लिखना चाहिए वो तो नहीं लिखते और अनावश्यक लगा देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वाक्य को बड़ा करने के लिए लगा देते हैं, तो भी वाक्य में अशुद्धि हो सकती है। और विराम चिन्हों का प्रयोग, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए इसका भी सही ढंग से अपने प्रयोग नहीं करते तो भी वाक्य में अशुद्धि हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पदक्रम, पुनरुक्ति, आवश्यक पदों का लोप, अनावश्यक पदों के प्रयोग के कारण, विराम चिन्हों के प्रयोग से कारण से ढंग से नहीं हो पाते तो अभी अशुद्धि हो सकती है। तो ये तो हो गए इसके कारण। अब क्या है कि मैं कुछ वाक्य जो है वो आपको दे रहा हूं और साथ साथ में समझा दूंगा कि किस प्रकार का, अगर इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। जैसे संज्ञा से संबंधित मैं कुछ एक दो वाक्य दे रहा हूं आपको, और फिर सर्वनाम से संबंधित जितने हो सकते हैं, आज क्लास बड़ी नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उससे संबंधित अपने समझेंगे, क्योंकि ये विषय थोड़ा बड़ा है तो 2 दिन की क्लास लेनी पड़ेगी। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, मैं सबसे पहले आपको संज्ञा से संबंधित कुछ वाक्य है मेरे पास, मैं लिख देता हूं, यहां देखेंगे। जैसे 50 टन कोयले, एक वाक्य है 50 टन कोयले, ये लिख लिया होगा आपने, चलो लिख लो 1 मिनट के लिए, आप लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आराम से लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए लिख लीजिए आप, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और लिंग, वचन, पदक्रम, पहले इतना ही कर देता हूँ, मैं इतना मिटा देता हूँ, उसके बाद अपने बात करते हैं। तो संज्ञा से संबंधित अपने करते हैं कि 50 टन कोयले, जैसे एक वाक्य है 50 टन कोयले। अब वो इस प्रकार का वाक्य देगा, ये पूछेगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो इसमें कोयले जो है ना, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना पड़ेगा कि यहां किस प्रकार की अशुद्धि है। ये कोयला जो शब्द है इसमें किस प्रकार की अशुद्धि, आज मैंने क्लास में भी इसकी बात की थी। ये कोयले जो है इसमें कोयला शब्द आएगा, कोयला, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो एक वचन में होता है कि बहुवचन में होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके कि कोयला शब्द है जो एक वचन में प्रयोग होता है कि बहुवचन में। कोयला बहुवचन में प्रयुक्त होता है और इसको क्या है कि हमने यहाँ कोयले लिख दिए, इसका बहुवचन बनाने का कोशिश कर रही जो पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या है कि अशुद्धि होगी, ठीक है। तो संज्ञा से संबंधित अशुद्धि होगी। फिर इसने कहा कि उसने 5 पेड़ा खाए। अब क्या किया, उसने 5
पेड़ा खाए। ठीक है, अब इसको अशुद्ध कहां कर दिया? अगर ये बहुवचन में है ना, तो बहुवचन के साथ संज्ञा शब्द भी क्या करना पड़ेगा अपने को? संज्ञा शब्द भी बहुवचन लेके आना पड़ेगा। तो पेड़ा का क्या हो जाएगा? पेड़े। आई समझ में? तो इसने यहां पर संज्ञा से संबंधित अशुद्धि कर दी। फिर एक वाक्य है, उसे 2 रोटी दे दो। उसे 2 रोटी दे दो। उसे 2 रोटी दे दो। ये वाक्य है। ये वाक्य आए हुए हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। सारे के सारे वाक्य आए हुए हैं, मेरे नोट्स में लिख रखे हैं और मैं आपको बता रहा हूं। उसे 2 रोटी दे दो। उसे 2 रोटी दे दो। अब ये जो रोटी शब्द है, तो यहां 2 हो गई, तो यहां पर रोटी शब्द संज्ञा है। अब ये संज्ञा किस वचन में है? बहुवचन में है। तो यहां क्या आ जाएगा फिर? रोटी की जगह क्या हो जाएगा? रोटियां। क्या हो जाएगा? रोटियां। ये संज्ञा से संबंधित अशुद्धि होगी। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि संज्ञा की किस प्रकार की, अगर संज्ञा एक वचन में है तो उसके साथ एक वचन आएगा, विशेषण भी। अगर बहुवचन है तो उसके साथ में विशेषण बहुवचन का ही आएगा। ये तो होगी आपकी संज्ञा से संबंधित। अब हम सर्वनाम से करते हैं। सर्वनाम में आज ये करूंगा, सर्वनाम से संबंधित आगे अपनी कल करेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। आपके एग्जाम का टाइम है, रिविजन भी कर रहे हो, इसको साथ साथ में कर लेंगे और कक्षा में भी कर लेंगे। अब सर्वनाम से संबंधित, जैसे एक वाक्य में आपको दे रहा हूं, इनने अपना पेपर कर लिया। इनने अपना पेपर कर लिया। वो पूछेगा कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो वाक्य तो अशुद्ध है, ये तो आप पहचान गए। वाक्य क्या है? अशुद्ध है। किस नाम, किस वजह से अशुद्ध है? जो सर्वनाम की वजह से अशुद्ध है। किस वजह से है? सर्वनाम की वजह से अशुद्ध हुआ। क्यों सर्वनाम की वजह से क्यों अशुद्ध हुआ है? क्योंकि जो इन्होंने लिखा है ये सर्वनाम गलत है। यहां करने चाहिए था इन्होंने। इन्होंने अपना का पेपर कर लिया, ये यहां होना चाहिए था। इन्होंने शब्द जो दे रखा है ये गलत दिया है, यहां होना चाहिए था इन्होंने। तो एक तो ये पूछ लेगा कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो ये तो अशुद्ध था। अशुद्धि का कारण क्या था? सर्वनाम से संबंधित था। और इसकी जगह क्या शब्द प्रयोग होना चाहिए ये भी पूछ सकता है, तो इसकी जगह इन्होंने शब्द प्रयोग होना चाहिए था। तो आज हमने जाना संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां और सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां। इसका एक वाक्य और लिख देता हूं मैं आपके सामने। वह इधर उधर की बात करते हैं। अब बताइए, यहां वचन एक है कि बहु है? आप देख रहे हैं कि ये जो करते हैं, करते हैं, ये जो अनुस्वार लगा है बहुवचन के साथ आ रहा है। करता या करता होता, अगर एक वचन होता, एक वचन होता तो करता आता और वैसे ही हो जाता, लेकिन यहाँ तो बहुवचन कर रखा है, तो वह की जगह क्या करना पड़ेगा? वे। तो वाक्य अशुद्ध था। किस वजह से अशुद्ध था? सर्वनाम की वजह से अशुद्ध था। सर्वनाम, वो भी किस सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए? तो वो नीचे ऑप्शन में दे देगा कि वह की जगह क्या प्रयोग होना चाहिए? वे प्रयोग होना चाहिए। इसका एक वाक्य और लिखें, जैसे मुझको एक पुस्तक चाहिए। मुझको एक पुस्तक चाहिए। अब अशुद्धि है, आप समझ रहे होंगे किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। इसको क्या करना चाहिए? बल्कि सर्वनाम इसके साथ सही लगा है यहाँ को, मुझको, लेकिन यहां पर मुझको नहीं आता, यहाँ क्या आना चाहिए? मुझे।
क्या आना चाहिए, मुझे एक पुस्तक चाहिए। तो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि होगी और सर्वनाम, इस सर्वनाम की जगह किस सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, मुझे। तो प्रश्न इस प्रकार आता है कि सब वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, एक तो ऐसा आ गया। दूसरा, किस वजह से अशुद्ध है, सर्वनाम की वजह से अशुद्ध है। तो सर्वनाम में क्या गलती हुई है, नीचे ऑप्शन में दे देगा कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो वे का, मुझे का, इन्होंने का प्रयोग हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने आज मेरी क्लास बड़ी हो जाएगी, कल इसको पूरा कर लेंगे अपने। एक तो हो गया संज्ञा से संबंधित और सर्वनाम से संबंधित। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ 4 नियम मैंने पहले लिखवा दिए कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, सर्वनाम को अगर प्रयोग है तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह कहाँ प्रयोग करेंगे, द्वंद्व समास में क्या ध्यान रखेंगे। तो 4 चीज बातें आपको लिखवाई है, उन्होंने आप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो इस चीज को भी आप साथ में लिख लें, ताकि जैसे कक्षा में करेंगे तो भी आपकी पुनरावृत्ति दोबारा हो जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सरल है, अपने को नहीं आ रहा तो भी प्रश्न कठिन है, अगर कठिन है और अपने को आ रहा है तो भी वो प्रश्न सरल बन जाता है। इसलिए आप बड़े ढंग से पढ़ें। और अभी आपका एग्जाम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको क्लास को अपने साथी तक पहुँचा दें ताकि उनका भी ये लाभ लें। जय हिंद, जय भारत।